विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है ना चैप्टर है। यानी कि इसमें क्या जानेंगे इस चैप्टर में कि पूरा विश्व में क्या जनसंख्या है, उसकी क्या वितरण है और उसकी घनत्व क्या है और वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहला क्या है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की व्यवस्था। यानी कि जो पृथ्वी पर किस प्रकार लोग क्या है रह रहा है, जी रहा है, उसकी क्या है व्यवस्था। जनसंख्या के समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। यानी कि ये बोल रहा है कि 100% भूमि है। कितना है? 100% भूमि है। दुनिया में है तो बहुत भूमि है, लेकिन उसमें कितना परसेंट भूमि पर रहता है? 10% भूमि पर। कितना परसेंट? 10% भूमि पर क्या रहता है? 90% आबादी रहता है। मतलब मान के चलो दुनिया में मान के चलो 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है। 7 अरब से 7 अरब मतलब कितना हो गया? 700 करोड़ से ज्यादा। 700, अब तो 8 अरब पहुंच गया होगा। 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है। उसमें कहाँ जनसंख्या रहता है? 10% पर रहता है। कहाँ रहता है? मतलब भूमि मान लो कि विश्व में कुल भूमि 100% है। कितना है? कुल 100% भूमि है, उसमें 10% भूमि पर क्या रहता है? 90% जनसंख्या। 10% भूमि पर, और जो 10% जनसंख्या बच गया वो क्या होगा? और बहुत सारा जगह पर रहेगा। और जो बच गया 90%, दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। दुनिया के 10 सबसे आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करता है। यानी कि दुनिया का 10 सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? पहला कौन सा हो गया? दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा है? भारत है। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या पैदा कर रहा है। पहले था चीन, था 1 नंबर पर, लेकिन 2025 या 2026 में भारत ने किसको छोड़ दिया पीछे? चीन को पीछे छोड़ दिया, और चीन के पीछे छोड़ के भारत सबसे आगे वो पहुंच गया है। 10 सबसे अधिक आबादी वाला देश कितना परसेंट योगदान देता है? यानी कि 60% योगदान देता है पूरा विश्व में। और इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित है। एशिया मतलब जहां हम लोग रहते हैं। एशिया में जिस पहला तो हो गया कौन सा? भारत, दूसरा चीन, और 4 और देश है जो क्या है एशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? एशिया में स्थित है। तो उसमें हो दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। जनसंख्या वितरण समझ गई? जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? पूरे विश्व में जितना भूमि है उतना भूमि पर तो नहीं जनसंख्या है, 100% भूमि है, तो 10% जनसंख्या पर कितना है? 90% भूमि, 90% जनसंख्या रहता है। और 10% जो 90% जनसंख्या, 90% जो भूमि बच गया, 90% जो भूमि बच गया, पूरा विश्व क्या है? ये क्या है? ये है विश्व। विश्व ये पूरा है क्या हो गया? विश्व। यानी कि हो गया पृथ्वी हो गया। ये क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बीचों बीच में क्या निकलता है? इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये है क्या? उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। इतने महाद्वीप है ना? इतने भूमि है ना। और ये सब जो बचा हुआ ये सब क्या है? ये सब जो बचा हुआ ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब सागर है ना। ये सब सागर है क्या? ये सब तो टोटल 70% सागर है ना। 30% क्या है? भूमि है। 70% सागर है। तो हम भूमि को मान लेते हैं कितना? 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100%। 100% में 10% पर क्या रहता है? जनसंख्या रहता है। क्या रहता है? वो जनसंख्या कितना रहता है? 90%। मतलब इस पर टोटल 10% पर क्या रहता है? 10% भूमि पर क्या रहता है? जनसंख्या रहता है। और जो 90% जो बच गया भूमि, क्या बच गया? 90% जो भूमि बच गया उस पर कितना जनसंख्या रहता है? 10% रहता है। जैसे कोई घूमने चला गया, कहीं पहाड़ पर चला गया, कोई नदी चला गया, कोई सागर में है ना, कोई महासागर में चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया बर्फ पर, इधर क्या नीचे, इधर नीचे बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है, तो घूमने चला गया। तो ये कितना हो गया? 10% हो गया। कितना हो गया? 10%। जो जनसंख्या है वो क्या समान रूप से वितरित है? नहीं ना। क्या है? जो समान रूप से वितरित नहीं है, वो समान रूप से क्या है? वितरित है। क्या? जनसंख्या।
जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, क्या? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। मान लीजिए कटौना है, क्या है? कटौना, क्या है ये? कटौना, कटौना है, क्या है ये? मान लेते हैं इसका 1 इकाई है, क्या है? ये पूरा का मान लेते हैं 100 इकाई, कितना मानते हैं? इसको मान लेते हैं 1 इकाई, कितना मानते हैं? अब इस इतना जमीनमा पर, इतना क्षेत्रफल कितना व्यक्ति रह रहा है? इतना क्षेत्रफल पर कितना व्यक्ति रह रहा है? कुल जनसंख्या, कुल व्यक्ति, कितना व्यक्ति कर रहा है? 1 इकाई पर कितना व्यक्ति रह रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। मान लेते हैं ये 1 इकाई पर मात्र 1 ही आदमी रह रहा है, तो 1/1 यानी 1 ही आदमी रह रहा है ना? हो सकता है इस पर 1 ही इकाई, मान लीजिए इसका दूसरा इकाई यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 1 इकाई पर कितना आदमी रह रहा है? 10 आदमी रह रहा है। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ इस क्षेत्र पर मात्र 1 ही आदमी रह रहा है और इस क्षेत्र पर कितना आदमी रह रहा है? तो इसका जो घनत्व है वो क्या बढ़ जाएगा ना? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल तो दोनों बराबर है, लेकिन आदमी यहाँ ज्यादा रह रहा है, यहाँ पर आदमी यहाँ कम रह रहा है, तो इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा। फिर हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब है भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है, क्या है? भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच अनुपात है, मतलब कितना भूमि पर कितना आदमी रह रहा है, कितना भूमि पर कितना आदमी रह रहा है। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या, क्या है? प्रति व्यक्ति जनसंख्या या क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? प्रति व्यक्ति जनसंख्या या क्षेत्र के घनत्व में। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले जो होते हैं, कुछ क्षेत्र घने आबादी, जैसे अगर मान के कोई क्षेत्र है वहां पर, अगर जैसे पता है ना, एक क्षेत्र में 1 ही आदमी रह रहा है, एक क्षेत्र में कितना आदमी रह रहा है? 10 आदमी रह रहा है। तो जहाँ क्षेत्र, जहाँ पर ज्यादा आदमी रह रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? घनी आबादी वाले क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको? घनी आबादी मतलब जो जनसंख्या घनत्व वो ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। जहाँ आदमी कम रहेगा उसको बोलेंगे कम आबादी वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व कम बोलेंगे। जैसे सबसे ज्यादा कहाँ पर आता है? पूर्वी अमेरिका में। कहाँ पर? पूर्वी अमेरिका में। कहाँ पर? पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया में अमेरिका। ये क्या है? अमेरिका है। पूरब किधर होगा? इधर होगा, किधर होगा? इधर या इधर? हाँ इधर है। तो जनसंख्या कहाँ रहता है? इधर, इधर रहता है सबसे ज्यादा। जो उत्तरी अमेरिका में कहाँ रहता है? इधर रहता है। इसमें कहाँ रहेगा? इधर रहता है। यूरोप में पश्चिम में रहता है, पता ना रहता है। और एशिया में कहाँ रहता है? दक्षिण में रहता है सबसे ज्यादा, यहीं पर रहता है ना। यहाँ पर भारत, यहाँ पर है, यहाँ पर भारत है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है। और यहाँ समुद्र के किनारे रहेगा सब जनसंख्या, मतलब जहाँ पर सुविधाजनक जहाँ रहेगा वहीं पर रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या यहाँ पर रहेगा। और मतलब कहाँ होगा? जहाँ समतल भूमि ज्यादा होगा, जहाँ पर पहाड़ होगा, जहाँ पर पठार होगा वहां पर नहीं रहेगा जनसंख्या। जहाँ पर समतल भूमि रहेगा वहीं पर नहीं जनसंख्या ज्यादा रहेगा। कुछ क्षेत्र में आबादी बहुत कम होता है, क्या होता है? जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ पड़ता है वहां पर क्या आबादी ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम रहेगा ना। कम, वहाँ बर्फ पड़ेगा ज्यादा, वहाँ ठंडा ज्यादा पड़ेगा, तो वहां रह सकता आदमी नहीं ना। ध्रुवीय क्षेत्र के पास, भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी पड़ता है, क्या करता है? इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या था? वर्षा ज्यादा होता है, क्या होता है यहाँ पर? जहाँ पर वर्षा ज्यादा वहां पर आदमी कम रहना चाहेगा ना। और कहाँ पर? भूमध्य रेखा के पास और उच्च वर्षा क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्र में मध्यम आबादी होती है। क्या होता है? मध्यम मतलब कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर उससे मध्यम है, कहीं उससे कम है। तो मध्यम कहाँ रहेगा? चीन, दक्षिणी भारत, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब क्या है? मध्यम वाला देश है। क्या है? चीन, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत मतलब भारत में भी दक्षिणी भारत। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। वहाँ क्या है? मध्यम आबादी है। क्या है? अगर बोलेगा कि उत्तर भारत में ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है या दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में ज्यादा जनसंख्या क्या है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत में क्या है? वो समतल मैदान है। क्या है? समतल
मैदान भूमि है, वहां पर अच्छा कृषि हो सकता है ना। दक्षिण भारत में क्या है, ज्यादा पठार पठार है। अगला क्या है, जनसंख्या घनत्व की मान, जनसंख्या घनत्व का गणना कैसे करते हैं। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अगर मान के चलो कटौना जनसंख्या कितना है, मान लेते हैं 10,000, कितना है, 10,000 जनसंख्या है, 10,000 हो गया। अब कुल क्षेत्रफल मान लेते, कितना मान लेते क्षेत्रफल मान लेते, क्षेत्रफल मान लेते इसको, जिस चीज से मान लें इसको जनसंख्या, इसको जनसंख्या मान लिए। और क्षेत्रफल भी कितना मान लेते हैं, क्षेत्रफल मान लेते हैं, यहाँ पर है 5,000, 5,000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 5,000 मान लिए हैं। तो कट जाएगा, ये कितना आएगा, जनसंख्या घनत्व कितना आया, जनसंख्या घनत्व कितना आया रे, जनसंख्या घनत्व 2 आया। इसका मतलब, और वहां का क्षेत्रफल कितना है, 1,000, 10,000 वर्ग किलोमीटर है, कितना है। इसका मतलब हुआ कि इसका घनत्व कितना आएगा, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में 100 व्यक्ति रह सकता है, कितना, हाँ 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में 100 व्यक्ति रह सकता है, कितना, 100 व्यक्ति। मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में कितना रह सकता है, या से वो घर बना हुआ है ना, तो वो घर को मान लो 5,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो 5,000 वर्ग सेंटीमीटर में कितना आदमी रह सकता है, उसी क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र की जिनकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं। अगर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में 200 व्यक्ति से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा आबादी बोलेंगे उसको, सघन आबादी वाला क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, सघन आबादी। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में 200 से अधिक व्यक्ति हो जाए, क्या हो जाए, 200 से अधिक व्यक्ति हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, सघन व्यक्ति, सघन। और उससे कम रहेगा तो मध्यम वाला हो जाएगा, और उससे भी कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर क्या आएगा, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर मतलब क्या हुआ, किसी क्षेत्र में निश्चित समावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया था तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब एक समयावधि मान लो कि 10 वर्ष का, अभी मान लो 2015 से लेकर के 2000, जब से मोदी आया है 2015 से लेकर के 2026 के बीच में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ भारत का, एक प्रकार समय वृद्धि हो गया, तो क्या कहलाएगा वो, जनसंख्या वृद्धि दर करके। जनसंख्या वृद्धि दर किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में, किसमें, प्रतिशत के रूप में। तो मान के चलो 2015 में जनसंख्या कितना था, याद तो नहीं है, लेकिन मान लो 2015 में जनसंख्या होगा भारत का 130 करोड़, 130 करोड़। 10 साल में कितना पार कर गया, 145 करोड़, यानी कि 15 करोड़ पार कर गया है, 15 करोड़ पार कर गया है। इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं, कि एक अवधि में, एक समय के अंदर में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है ना। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, जनसंख्या धनात्मक, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। जब जनसंख्या बढ़ रहेगा तो क्या होगा, जनसंख्या धनात्मक होगा, और जनसंख्या जब घटेगा तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, जैसे किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर, क्या है, जन्म दर मतलब ज्यादा जन्म ले रहा है, मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, क्या होती है, मतलब कि जितना आदमी मर रहा है उससे ज्यादा आदमी पैदा हो रहा है, जितना आदमी मर रहा है भारत में उससे ज्यादा पैदा हो रहा है, मतलब जन्म ले रहा है। ये जब होने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, जनसंख्या तो हो गया धनात्मक वृद्धि दर, और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, कि जब जन्म, जितना जन्म ले रहा है, जन्म से बेसी क्या हुआ, मृत्यु हो रहा है, क्या हो रहा है,
जन्म से ज्यादा मृत्यु हो रहा है। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। क्या होती है? मतलब जितना जन्म लेना चाहिए उतना जन्म नहीं ले रहा, लेकिन मृत्यु दर क्या है? मतलब मान के मर रहा है 500, मर रहा है और जन्म ले रहा है 400। आदमी मर रहा है 500, ले रहा है जन्म 400, तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक वृद्धि दर। क्या बोलेंगे? क्या 100 आदमी कम जाएगा ना, लेकिन अगर 400 आदमी मर रहा है, 500 आदमी जन्म ले रहा है, तो 100 आदमी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। उसको बोलेंगे धनात्मक वृद्धि दर। उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक वृद्धि दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना के सूत्र दिया हुआ है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्र द्वारा किया जाता है। इसका सूत्र क्या है? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु। मतलब जितना जन्म हो रहा है उतना मृत्यु कर दो, और कितना वहां पर आ रहा है, कितना आदमी आ रहा है और कितना आदमी वहां से जा रहा है। मान के चलो इस गांव का निकालते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कटौना का। क्या निकालेंगे? कटौना निकालते हैं, कटौना निकालते हैं। मान लेते हैं जन्म हो रहा है कितना, जन्म हो रहा है 100 आदमी जन्म ले रहा है। कितना आदमी ले रहा है? 100 आदमी। और मृत्यु कितना हो रहा है? 20 आदमी। इतना भी काफी हो गया, 20 आदमी मृत्यु हो रहा है। कितना हो रहा है? मृत्यु हो रहा है। और कटौना से बाहर जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में या तो दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं आप प्रवास। क्या बोलते हैं? ना, उसको बोलते हैं क्या? प्रवास। मान लेते हैं 50 आदमी क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। और अप्रवास मतलब आ रहा है। मान लेते हैं कितना आ रहा है? 20 आदमी। इसको मानते हैं 30 आदमी। तो क्या निकालना है हमें? हमें क्या निकालना है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि करना, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो वास्तविक वृद्धि कैसे निकलेगा? वास्तविक वृद्धि कैसे निकलेगा? कितना वृद्धि हुआ है? क्या करना है? जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु प्लस क्या होगा? प्लस क्या है? जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु कहां पर है? प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, आप्रवास माइनस कितना आदमी आ रहा है, कितना आदमी आप्रवास, अब कितना आदमी जा रहा है बाहर। तो कितना आदमी जन्म ले रहा है बताओ? 100 आदमी जन्म ले रहा है। मृत्यु कितना हो रहा है? 20 आदमी का। आदमी कितना आ रहा है? 50 आदमी। जा कितना रहा है? 30 आदमी। ये होगा प्लस में, जितना आ रहा है, जितना आ रहा है क्या होगा? ये प्लस में। तो बता पहले कौन जोड़ेंगे? प्लस प्लस 100 प्लस कितना होगा? 150 होगा। अब 20 और 30 कितना होगा? माइनस 50 होगा। कितना होगा? 100। तो वास्तविक वृद्धि कितना हो गया? यानी कटौना में 100 आदमी कितना हो रहा है? बढ़ रहा है। इतना बढ़ तो नहीं रहा है अभी। 100 आदमी क्या हो रहा है? वास्तविक वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 100 आदमी कितना हुआ? वास्तविक वृद्धि हुआ एक समय के अंदर में। क्या हुआ? एक समय के अंदर में कितना वृद्धि हुआ? इस तरह निकाला जाता है। जितना आदमी जन्म ले रहा है उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जो आदमी मृत्यु हो रहा है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जितना आदमी आ रहा है उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जितना आदमी जा रहा है उसको क्या करेंगे? चाहे वो धरती से चला जाए या तो वो एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र चला जाए। एक सिद्धांत है माल्थस सिद्धांत। माल्थस कौन है? भूगोल वेत्ता है। कौन है? इस सिद्धांत लाया माल्थस, थॉमस माल्थस सिद्धांत। ये कब लाया? 1893 में। कब लाया? इसके अनुसार बोलता है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। मतलब जितना हम लोगों को खाद की आवश्यकता हो, खाद की क्या हो रहा है? पूर्ति हो रहा है, उससे ज्यादा क्या बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मान के चलते हैं खाद, मान के चलते हैं 100 किलो उपज रहा है। कितना आ रहा है? 100 किलो उपज रहा है, लेकिन जनसंख्या उससे ज्यादा होगा। क्या होगा? जनसंख्या उससे ज्यादा बढ़ेगा। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अकाल होगा, बीमारी होगा, युद्ध होगा। क्या होगा? सही बोल रहा है कि अगर
जनसंख्या वृद्धि हुआ तो खाने के लिए अगर नहीं रहेगा तो क्या पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, बीमारियां बढ़ेगा, और क्या होगा, युद्ध भी हो सकता है, होगा कि ना होगा। तो ये किसने बोला है, माल्थस, थॉमस माल्थस ने बोला। किसने बोला है, थॉमस माल्थस ने बोला है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, तो जनसंख्या को कौन प्रभावित करता है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, ये कौन प्रभावित करता है। पहला कारक क्या है, जनसंख्या वितरण को 3 कारक प्रभावित करता है। कितने कारक, पहला है भौगोलिक कारक। क्या है, भौगोलिक कारक मतलब क्या होगा, कहीं पर ऊंचा स्थान है, कहीं पर नीचा स्थान है, कहीं पर समतल स्थान है ना, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो वो प्रभावित करेगा भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा है आर्थिक कारण। क्या है, आर्थिक कारण, यानी कि वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, वहां क्या जनसंख्या जो जन्म ले रहा है, क्या उसके पास जीने के लिए पैसा उसके पास है या नहीं है, वहां पर जो आर्थिक सुविधाएं वो सही है या नहीं है, और वहां की जो सामाजिक है, क्या है, जिस समाज में वो जन्म ले रहा है, जिस वो सांस्कृतिक में जन्म ले रहा है, वो भी क्या करता है, एक प्रकार का प्रभाव छोड़ता है। क्या छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है। पहला है प्राकृतिक कारण। क्या है, भौगोलिक में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारक में क्या हो जाएगा, उच्चावच। क्या होगा, उच्चावच मतलब हम लोग कहां पर रहते हैं, उच्चावच क्षेत्र में रहते हैं या निम्न क्षेत्र में रहते हैं, है ना, जहां पर समतल जमीन है उसको बोलते हैं निम्न क्षेत्र। तो उच्चावच मतलब पर्वत, पर्वत क्षेत्र में बता ज्यादा जनसंख्या रहेगा या कम जनसंख्या रहेगा, कम रहेगा। पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय पठारी उबड़ खाबड़ प्रदेशों में जनसंख्या क्या होता है, वहां पर कम होता है। क्या होता है, वहां जनसंख्या कम होता है, वहां जनसंख्या क्या होता है, कम होता है। जबकि मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा आदमी होता है। क्या होता है, ज्यादा आदमी होता है। तो हम लोग किस में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं या तो पठारी क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। क्या रहते हैं, मैदानी को ही बोलते हैं क्या, समतल क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समतल क्षेत्र। क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में क्यों ज्यादा जनसंख्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भूमि होता है वो क्या होता है, उर्वरक होता है। क्या होता है, उपजाऊ होता है। क्या होता है, यहाँ पर कृषि हम कर सकते हैं, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां होती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, नदियां के कारण से क्या कर सकते हैं, वहां पर कृषि कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या है, ज्यादा जनसंख्या है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जलवायु, दूसरा कारण क्या हो सकता है, जलवायु। जलवायु का कारण किससे हो सकता है कि हमारे जो उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में, वहाँ जनसंख्या जलवायु अलग है, दक्षिण भारत में जलवायु अलग है, और देश में अलग अलग जलवायु है ना। तो जलवायु भी डिपेंड करेगा, जैसे अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करता है। अब जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रहा है और जहाँ ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, जनसंख्या वहाँ कम रहेगा। यही विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं, कहाँ पर, जहाँ जलवायु, जैसे मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र, ये सब क्या है, वहाँ जनसंख्या कम रहेगा। लेकिन जहाँ पर मानसून क्षेत्र है, क्या है, मानसून, जहाँ पर एकदम वर्षा होती है, जहाँ पर वर्षा होती है, तो वहाँ जनसंख्या क्या होगा, वहाँ ज्यादा जनसंख्या होगा। जैसे कि एशिया के देश, कौन सा, एशिया के देश, एशिया के देश में कौन सा होगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और कौन सा होगा, पाकिस्तान हो जाएगा, जो भी है, श्रीलंका, सब क्या है, सब एशिया के देश है ना। गर्मी ज्यादा है, सही है, गर्मी कहाँ ज्यादा है, अफ्रीका में ज्यादा गर्मी है। दूसरा है मृदा, यानी कि जो भूमि है, क्या है, जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या है, यानी मृदा का भी बहुत सारा प्रभाव, मृदा भी क्या करता है एक प्रकार का, जनसंख्या को कम या ज्यादा करने में मदद करता है। उपजाऊ मिट्टी जहां ज्यादा रहेगा वहां पर क्या होगा, जनसंख्या जहाँ ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि वहां पर जो खाद्यान्न है, क्या है, जहां पर जो खाद्य पदार्थ है वो क्या होगा, अधिक होगा, और जो फसलें क्या होगा, अधिक उपजेगा। क्या होगा, अधिक उपजेगा। वहां पर जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो क्या होगा, अधिक होगा। वहां नदी घाटियों के कारण से क्या होगा, वहां पर जो मिट्टी क्षेत्र क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो जहां पर मृदा अच्छा होगा वहां क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा। जहां मृदा सही नहीं होगा वहां क्या होगा, जनसंख्या कम होगा। जल की उपलब्धता भी है। क्या है, जल की उपलब्धता मतलब जहां पर जल की समस्या ज्यादा है, जहां जल की कमी है वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, वहां जनसंख्या कम रहेगा। और जहां पर जल की उपलब्धता ज्यादा है, उत्तर भारत में जहां पर भी, वहां का जनसंख्या ज्यादा होगा। लोगों उन क्षेत्रों में बसने की प्रयत्न करते हैं जहां पर क्या हो, जल आसानी से मिल जाए। अब तुमको बताओ, जहां से अगर 1 किलोमीटर दूर या 500 मीटर दूर तुमको जल लाने, पानी पीने के लिए जल लाना पड़े, तो वहां जरा रहना पसंद करेगी कि जहां पर मिल जाए पास में ही।
यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र है। क्या है? नदी घाटियां, यानी जहां पर नदी घाटियां, जहां पर भी नदी बह रही है, जहां पर नदी घाटियां वहां पर ज्यादा क्या है? जनसंख्या ज्यादा है। क्या है? जनसंख्या ज्यादा है। अगला कारण है वनस्पति। क्या है? वनस्पति भी निर्धारित करता है कि जनसंख्या अधिक होगा या कम होगा। वनस्पति मतलब जहां पर पेड़ पौधा होगा, जैसे अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है। जहां पर ज्यादा जंगल है, जहां पर ज्यादा पहाड़ है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा ना। और जहां पर कौनधारी जाती है वहां की आर्थिक विविधता अधिक है, इसलिए उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। जैसे कौनधारी मतलब कौन जैसा होता है, इसे ना कौन जैसा होता है, शंकु जैसा। तो वनस्पति भी क्या करता है? निर्धारित करता है। क्या करता है? वनस्पति भी निर्धारित करता है, पेड़ पौधा भी निर्धारित करता है कि जनसंख्या अधिक होगा या कम होगा। ये क्या हो गया? ये भौगोलिक कारक। क्या होगा? ये भौगोलिक कारक के अंदर कितना आ गया? उच्चावत, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता और वनस्पति आ गया। दूसरा कारक क्या है? आर्थिक कारक। क्या है? आर्थिक कारक। तुम कहाँ रहना ज्यादा पसंद करेगी? जहां पर भूल के तुमको कहीं जाना पड़ रहा है, जहां पर परिवहन की व्यवस्था होगा वहीं पर रहना पसंद करेगा लोग। तो परिवहन की व्यवस्था वहां पर है ना। परिवहन की व्यवस्था जहां पर अच्छा रहेगा वहीं पर आदमी रहना चाहेगा। जहां पर फोन उपलब्ध हो, सब डाटा नेटवर्क सब उपलब्ध हो, है ना। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों में परिवहन से बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद है। जहां पर भी परिवहन की साधन है, जहां पर भी रोड बन गया है, वहां क्या होगा? जनसंख्या होगा। नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीकरणों से वृद्धि और जनसंख्या घनत्व आकर्षित करता है। यानी कि जहां पर नगर हो गया है, जहां उद्योग बन गया है, तो वहां जनसंख्या ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि नगरों में काम मिलेगा, उद्योगों में काम मिलेगा, है ना, सबको रोजगार मिलेगा, तो वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। जहां पर क्या खनिज क्षेत्रों में क्या, जहां पर खनिज क्षेत्र है, क्या है? खनिज क्षेत्र। जहां पर खनिज क्षेत्र वहां पर भी उद्योग लगता है, और जहां उद्योग लगेगा वहां पर लोग रहबे करेगा आराम से। दूसरा कारण क्या हो गया? आर्थिक कारण। क्या हो गया? ये भी क्या है? ये भी निभाता है कि जनसंख्या कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। अगला क्या है? धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। क्या है? धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देश इजराइल बसाना पड़ा। कहां से? यूरोप से। हुआ था क्या, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो यूरोप में यहूदी था। क्या था? जर्मनी में। कहा? जर्मनी में यहूदी सब क्या किया, वहां से उसको जाना पड़ा। कहां से? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा ना, यूरोप में हो रहा था, जर्मनी भी लड़ रहा था उसमें, तो उसमें यहूदियों को छोड़ के जाना पड़ा। कहां पर? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कहां बसाना पड़ा? इजराइल। क्या? इजराइल। वहां पर अपना देश बसाना पड़ा। किस लिए? क्योंकि धार्मिक कारण से। क्या कारण से? क्योंकि वहां जो यूरोप में जो यहूदी था, क्या था? यहूदियों को मार रहा था, यहूदियों को काट रहा था, यानी कि यहूदियों को वहां से भगा रहा था। तो वहां जितना भी यहूदी था बोल रहा था कि यूरोप में एक भी यहूदी नहीं रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धार्मिक कारण से भी क्या कर रहा था, उसको उत्पीड़न कर रहा था। तो बताओ, अगर धार्मिक कारण से अगर किसी को करेगा तो वहां रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा, वहां से शिफ्ट हो जाएगा। तो वो क्या गया, रेगिस्तान में रहना पड़ा। किसको? यहूदियों को। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका का एक देश है, कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर कौन सा नीति, कौन सा भेदभाव होता था? रंगभेद नीति। काला गोरा, है ना, काला गोरा से अगर मान के चलो इस क्षेत्र में अगर किसी को काला गोरा रंग पे भेदभेद करेंगे तो बताओ जो जिसके साथ मतभेद करेंगे वो क्या होगा, वो छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा उस क्षेत्र, तो उस पर आबादी पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरा है राजनीतिक कारण। क्या है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? किसी देश में गृह युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, या युद्ध छिड़ गया है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो वहां से इजराइल के यहूदी जाना पड़ा। तो किसी देश में गृह युद्ध छूट गया, या वहां अशांति फैल गया। क्या फैल गया? अशांति फैल गया। तो उससे भी जनसंख्या क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अगर किसी देश में युद्ध छिड़ गया है तो लोग वहां पर लड़ाई करेगा आपस आपस में, तो लोग वहां पर आना चाहेगा नहीं ना, तो वहां से भी जनसंख्या क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि फारस की खाड़ी। क्या है? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी का युद्ध, यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होते रहता है। क्या होता है? युद्ध होते रहता है। श्रीलंका में भी क्या होता है, जाति लेकर के क्या होता है, जात पात लेकर के क्या होता है, लड़ाई चलते रहता है। श्रीलंका में जातीय लेकर के लड़ाई चलते रहता है। वहां पर है तमिल। क्या है? तमिल। यहाँ का जो तमिल जो भाषी है ना वहां पर रहता है, वहां से लड़ाई करता है। इस कारण से क्या होता है, जनसंख्या का वितरण क्या है, वो समान रूप से वितरित है और क्या होता है, प्रभावित करता है।
कि जनसंख्या कहाँ अधिक रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। ये क्या हो गया, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। 3 कारक समझ गई, कौन कौन? परिवहन का ठीक है, चलो लास्ट से बोलो, धार्मिक कारण और सांस्कृतिक कारण। और बताओ, आर्थिक कारण और एक भौगोलिक कारण। 3 कारण प्रभावित करता है, और राजनीतिक कारण 4 कारण। पहला है भौगोलिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा क्या है राजनीतिक, और चौथा क्या है धार्मिक एवं सांस्कृतिक। 3 4 5 जो मन करो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे जितना कारण तुमको प्रभावित कर सकता है उतना लिख सकती है। ना सभी लिखना है, सभी लिखेगी तो नंबर मिलेगा ना। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है। जनसंख्या परिवर्तन के जन्म दर। जन्म दर का परिभाषा क्या होगा? क्या होगा जन्म दर का? अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन सीधा संबंध है। मतलब जन्म दर में ये हुआ कि 1000 स्त्री पर 1000 स्त्री पर ऐसे लिखा है मैंने इसमें 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए कुल जीवित बच्चों की संख्या। वही लिखा हुआ यहाँ पर कि जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लो कितना? 1000 मृत लोगों। मान लो 1000 क्या स्त्री है, क्या है कि बच्चा पैदा करेगा। जितना बच्चा पैदा करेगा जो जिंदा रहेगा, क्या रहेगा? जीवित रहेगा। जीवित रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? जन्म दर। जन्म 1000 स्त्री पर जितना जीवित बच्चा पैदा होगा, क्या होगा? जीवित बच्चा पैदा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? जन्म दर। क्या बोलेंगे इसको? जन्म दर। मृत्यु दर क्या आ जाएगा? मृत्यु दर क्या होगा? मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जनसंख्या से कहीं नहीं होती, अपितु घटती हुई होती है। तो मृत्यु दर क्या होगा? 1000 कुल लोगों में बताओ। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। तो मृत्यु दर क्या होगा परिभाषा बताओ? मृत्यु दर। मृत्यु दर 1000 लोगों में कुल मृत्यु की संख्या। क्या? मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर। मृत्यु वाला स्पेलिंग बताओ। MIR मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या बोलते हैं? एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1000 व्यक्तियों पर, यानी 1000 व्यक्ति पर कितना आदमी मर रहा है? 1000 लोगों में कुल मृत लोगों की संख्या। कुल मृत लोगों की संख्या, इसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर। इसको क्या बोलेंगे? मृत्यु दर। इसी तरह बहुत सारा दर होता है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। शिशु मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना तब उसकी मृत्यु कितना हो रहा है। शिशु मृत्यु दर ये तो हो गया। अब मातृ मृत्यु मतलब क्या होगा? मातृ मतलब माता, जो माता क्या कर रहा है, जो जन्म दे रहा है ना, उसमें क्या होता है? जन्म देते समय मृत्यु हो जाता है। अब बहुत सारा जो बच्चा होता है जन्म लेते समय मृत्यु हो जाता है, तो इसीलिए जो शिशु मर रहा है इसको शिशु मृत्यु दर बोलती है, और जो मातृ मर रहा है इसको अशोषित मृत्यु दर किसे बोलते हैं? एक वर्ष में कुल मौतों की संख्या को कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर क्या करते हैं? निकाला जाता है। एक वर्ष में कम से कम 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या, यानी 1000 पर जितना मृत्यु मरे, जितना बच्चा मरेगा 1 साल के कम बच्चा, उसे क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर। इसको क्या बोलेंगे? 1000 जीवित जन्मों पर 1000, मान लो 1000 जीवित बच्चा जन्म लिया तो जीवित रहेगा,
उसमें से जो बच्चा मर गया वो भी कितना साल का, 1 वर्ष से कम बच्चा, 2 साल के बाद नहीं, 1 वर्ष से कम बच्चा जो मर गया उसको क्या बोलते हैं, शिशु। अब मातृ मृत्यु दर किसको बोलते हैं, गर्भावस्था या प्रसव के दौरान प्रति 1000 जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या, जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। मान के चलो 1000 स्त्री गर्भावस्था में है ना, या तो वो जन्म दे रहा है, उसमें क्या होता है, उसकी मृत्यु होता है, क्या होता है, मृत्यु होता है, उसे क्या बोलते हैं, मातृ, उसे क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर। इसे क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर। प्रवास मतलब क्या होता है, प्रवास, जब लोग यहाँ मतलब अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। हाँ, जब धार्मिक कारण से, सांस्कृतिक कारण से, जलवायु कारण से, आर्थिक कारण से एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में अगर चले जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, प्रवास। या रोजगार के लिए भी जाता है ना। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, होगा कि नहीं होगा। मान के चलो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चला गया तो उसमें जो परिवर्तन होगा ना होगा। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना क्या कहलाता है, इसको प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवास। बहुत सारा क्या करता है, मान के चलो जो यूरोप के लोग है, क्या है, अरे बाहर जाके खो जाओ, बाहर जाके खाओ यूरोप के लोग हैं, वहाँ ठंडा पड़ता है, पड़ता है वहाँ ठंडा, तो वहाँ ठंडा पड़ता है तो ठंडा में वो क्या करता है पता है, यहाँ भारत चलाता है गर्मी में, क्या करता है। अब जो भारत वाला लोग है यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ चला जाता है कहाँ घूमने के लिए, यूरोप चला जाता है। तो यूरोप के लोग भारत आ जाता है, भारत के लोग कहाँ चला जाता है, यूरोप चला जाता है। एक तरह गर्मी में करता है। प्रवास के कारण क्या है, प्रवास के अपकर्षक कारक, प्रवास के अपकर्षक कारक क्या है, मतलब जो लोग आते हैं अपने प्रवास के अपकर्षक कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान के अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। मतलब कि है कि जहां से छोड़ रहा है और जहां पर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्योंकि जहां पर भी रह रहा था वहां पर अभी जो उसका जो क्या था, कारण उसका जो क्या बोलता है स्थान था वो क्या था, आकर्षक नहीं था। किस कारण से, गर्मी पड़ गया, ठंडा पड़ गया, सिर सर्द आ गया, कोई कारण हो। बहुत सारा कारणों से क्या होता है दूसरा क्षेत्र में चला जाता है। काम के बेहतर अवसर, ये भी हो सकता है कि कोई रोजगार के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए क्या जाता है, दूसरा क्षेत्र जाता है। किसी का नौकरी लग गया यूरोप में तो यूरोप जाएगा ना, दूसरे देश में लग जाएगा तो दूसरे देश जाएगा। रहन सहन की अच्छी दशा है, हो सकता है कि यहाँ पर रहन सहन अच्छा नहीं मिल रहा है तो दूसरा देश चला जाएगा या तो दूसरा क्षेत्र चला जाएगा। यहाँ पर शांति नहीं है, यहाँ पर शांति, मतलब जहाँ पर शांति नहीं होगा तो जहाँ पर शांति नहीं होगा तो वहां से छोड़ के जाएगा ना जाएगा। और अनुकूल जलवायु, अनुकूल हो सकता है जहाँ पर जलवायु खराब हो, जहाँ पर जलवायु सही ना हो, कभी भी वर्षा हो सकता है, कभी भी पानी पड़ सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी आंधी आ सकता है, तो वहाँ अनुकूल जलवायु नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र से छोड़कर दूसरा क्षेत्र चला जाएगा। जीवन की संपत्ति की सुरक्षा, जीवन की, जहाँ पर बताओ भारत में अगर जीवन की जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा ना मिले, तुम बोल रहे हो कि तुमको जीवन की सुरक्षा नहीं, तुमको कभी भी मार सकते हैं, तुम्हारा संपत्ति कभी भी छीन सकते हैं। एक क्षेत्र है कि तुम्हारा जीवन का सुरक्षा भी है और तुम्हारा संपत्ति का सुरक्षा भी मिलेगा, तो कहाँ रहेगी, जहाँ सुरक्षा नहीं होगी है ना। तो अभी क्या, अभी भारत में सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जीवन का सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, संपत्ति का। तो ये क्या होगा, ये सब कारक हो गया। अब तो तुम्हारे दिमाग में जो भी आता है कि कोई आदमी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र क्यों जा रहा है, सब आंसर हो जाएगा। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक, प्रकाश के ये हो गया आकर्षक कारक, क्या हो गया ये, आकर्षण किस कारण से छोड़ के जा रहा है, नहीं आ रहा है। किस कारण से छोड़ करके जा रहा है जहाँ से ना। अवकाश कारक में हाँ, नहीं होता है जो आकर्षण मतलब किस कारण से आ रहा है, किस कारण से जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्रतिकर्षक। प्रतिकर्षक कारक, मतलब किस कारण से छोड़ रहा है ना। जैसे यहाँ पर अगर रहन सहन की नींद दशा है, सही दशा नहीं होगा तो क्या होगा, छोड़ देगा। यहाँ पर अगर राजनीतिक परिस्थितियां खराब होगा तो छोड़ देगा, प्रतिकूल जलवायु होगा तो छोड़ देगा, है ना। प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक विपदा मतलब भूकंप आ गया है, सुनामी आ गया है, आंधी आ गया है, बहुत सारा कारण, महाबीमारियां, बीमारी बहुत सारा है। यहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन ज़्यादा है, परिवहन की सुविधा नहीं है, तो ये सब कारण नहीं रहेगा तो क्या होगा, लोग क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा।
अगला है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। जनसंख्या वृद्धि होगा, मान लो कटौना में जनसंख्या ज्यादा हो जाए, समस्या होगा कि अच्छा होगा? समस्या होगा। पहला समस्या क्या है? पहला समस्या यही होगा कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ बोलते हैं, तो उस पर क्या होगा? उस पर कमी होगा। क्योंकि पहले मान के चलो इतना खाना बन रहा है किसी घर में, उसके घर में 5 आदमी है तो सब में बराबर बट रहा है। और 10 आदमी हो गया तो क्या होगा? वही खाना क्या होगा? बट जाएगा ना सब में। मेरे घर में क्या है दूसरा भी नहीं। तो वही संसाधनों पर अत्यधिक भार। संसाधनों पर, संसाधन मतलब क्या हो गया? साधन साधन भूमि हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है। इस पर क्या होगा? अधिक भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक भार हो जाएगा। संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास होगा। तीव्र गति से ह्रास मतलब संसाधनों का, पहले मान के चलो 5 आदमी मिलकर जितना संसाधन का दोहन कर रहा था, अब अगर 10 आदमी हो गया तो उससे गति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जन संसाधनों का क्या होगा? तीव्र गति से ह्रास होगा। जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई होगा। क्या होगा? भरण पोषण मतलब जो पूर्ति होता है हाँ, मतलब खाना में, जीवन सहन में, रहन सहन में, है ना, उसकी क्या होगा? उसकी कठिनाई होगा। विकास की गति का अवरुद्ध हो जाना। विकास की गति अवरुद्ध होना। विकास मतलब क्या होता है? विकास विकास जैसे अगर रोड बनता है तो उसको बोलते हैं विकास हुआ है। रोड बनता है ना, विकास अगर किसी क्षेत्र में रोड नहीं है तो अगर रोड बन गया तो उसको बोलते हैं विकास हुआ। किसी क्षेत्र में बिजली नहीं है, वहाँ अगर पोल गड़ा गया और लाइन लग गया तो उसको क्या बोलते हैं? विकास किसी क्षेत्र में बिजली भी आ गया लेकिन लाइन रहता ही नहीं है, लाइन अब फिर देने लगा। अब क्या गया है? अब अभी मुख्यमंत्री ने क्या किया है? वो जो सौर प्लेट योजना है लाया, हर जगह हर वार्ड में क्या किया? लगा दिया गया है। तो क्या है? पर विकास का ही है ना। और जनसंख्या के ह्रास के परिणाम क्या होगा बताओ? लास्ट में पढ़ो अभी, अगला पढ़ेंगे। हाँ, संसाधनों का कोई उपयोग नहीं होता। मतलब जनसंख्या अगर कमी हो रहा है तुम्हारे क्षेत्र में, भारत में जनसंख्या कमी होने लगे तो संसाधनों का जो, अगर जनसंख्या ज्यादा रहता है तो अधिक उपयोग होता है, जनसंख्या कम रहेगा तो क्या होगा? उपयोग नहीं हो पाएगा, सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और क्या होगा? समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही स्थिर और स्थिर हो जाएगी। जो भी समाज का क्या है? संरचना है। संरचना मतलब क्या है? स्त्री कम हो जाएगा, या तो स्त्री कम हो जाएगा पुरुष ज्यादा हो जाएगा, या पुरुष ज्यादा हो जाएगा स्त्री कम हो जाएगा। देश का भविष्य चिंता और निराश में डूब जाता है। क्या? जब जनसंख्या कम होने लगता है। कहाँ?